नमस्कार दोस्तों, सरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए हिंदी का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की भाषा लिपि कौन है? तो ऑप्शन में देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संघ की जो है भाषा लिपि कौन है? तो देवनागरी लिपि है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह जो है हिंदी को जो है भारतीय संघ में राजभाषा का मान्यता जो है संविधान के अनुच्छेद 343 में मिला हुआ है, उसी तरह जो है देवनागरी लिपि को जो है संविधान के अनुच्छेद 343 में ही जो है भारतीय संघ की लिपि के रूप में मान्यता मिला हुआ है। अब चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए रोमन लिपि में जो है कौन भाषा लिखा जाता है? तो अंग्रेजी भाषा लिखा जाता है और पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन में प्रेम, घृणा, सुंदरता, मनुष्य। तो देखिए निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मनुष्य नहीं है। क्योंकि जो है आपको मनुष्य आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। और आपको बता दें कि जातिवाचक में जैसे आपको पहाड़ हो गया, नदी हो गया, पुरुष हो गया, महिला हो गया, ये आपका मनुष्य हो गया। यह सभी आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद कि जितने भी ऑप्शन में प्रेम हो गया, घृणा हो गया, सुंदरता हो गया, यह आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ बता देते हैं। तो देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के जो है गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये प्रेम, घृणा, सुंदरता हो गया, बुढ़ापा हो गया, ईमानदारी हो गया, चतुराई हो गया, यह सभी आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कारक विभक्ति सही है? तो ऑप्शन में कर्ता ने, कर्म को, करण से, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी कारक विभक्ति सही है। और आपको बता दें कि कुल जो है 8 कारक विभक्ति होते हैं, जिनमें आपको सभी बता देते हैं। जैसे है देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से, सपादान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन, ओहो, जी, अरे, ठीक ना। ये कुल 8 कारक विभक्ति होते हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उपभाषा है? तो ऑप्शन में बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो देखिए निम्न में कौन उपभाषा है? तो इनमें जो है बिहारी हो गया उपभाषा। क्योंकि देखिए पहले होता है भाषा, फिर होता है उपभाषा, उसके बाद होता है बोलिया। तो ठीक है, तो बिहारी जो हो गया आपको उपभाषा हो गया। और देखिए बिहारी उपभाषा की ये तीनों बोलियां है। कौन कौन? तो भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, यह तीनों बोलियां है। मगर देखिए यहाँ एक खास बात है कि मैथिली को जो है क्षेत्रीय भाषा का मान्यता मिला हुआ है, इसीलिए इसे संविधान में भी जो है 22 भाषाओं में मान्यता मिला हुआ है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन में मैं, कोई, कौन, नदी। तो देखिए निम्न में कौन सर्वनाम नहीं है? तो नदी नहीं है। क्योंकि देखिए नदी जो है एक संज्ञा है और यह जो है आपको जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब देखिए सभी ऑप्शन के बारे में बता दें। तो देखिए मैं जो है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कोई हो गया आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, उसके बाद जो है कौन है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। आपको बता दें कि सर्वनाम को जो है कुल 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि उनमें हम सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं और इस बार कंपटीशन बढ़ गया है। यह मेरा नंबर है 70 50 38 71 42। इस पे आप जो है छोटा सा अमाउंट पेमेंट करके मात्र 99 रुपया आप मेरा सभी नोट्स ले सकते हैं तथा काउंसलिंग तक, जब तक आपका कॉलेज नहीं मिल सकता है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद देखिए इसी नंबर पर आप जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो हम आपको पूरा नोट्स भेज देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1955, 1960, 1967, 1975। तो देखिए केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए 1955 में जो है राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए 1960 में जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए 1975 में जो है राजभाषा विभाग का स्थापना हुआ था। ठीक ना। यहाँ देखिए एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1955 में जो है
राजभाषा आयोग का स्थापना हुआ था और देखिए यानी गठन, उसके बाद 1975 में जो है राजभाषा विभाग है। तो दोनों में आप अंतर जरूर परख करके रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो ऑप्शन में मैथिली, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार में जो है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो मैथिली है। और मैथिली को जो है संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में मान्यता भी मिला हुआ है कुल 22 भाषाओं में, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको बताएं कि भारत की जो है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी है। और भारत की जो है दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो बांग्ला है। उसके बाद देखिए बिहार की पहली राजकीय भाषा भी हिंदी है और बिहार की दूसरी राजकीय भाषा जो है उर्दू है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डोट दिया, यानी खाली स्थान भरने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन में पाठ, संदेश, शिक्षा, उपदेश। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने जो है लोगों को अहिंसा का क्या दिया था? तो संदेश दिया था, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि री का उच्चारण स्थान कौन है? तो ऑप्शन में कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो देखिए री का जो है उच्चारण स्थान कौन होता है? तो मूर्धा होता है। और आपको बोले कि मूर्धा से जो है ट वर्ग भी बोला जाता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए क वर्ग जो है कंठ से बोला जाता है और च वर्ग जो है तालु से बोला जाता है और त वर्ग जो है दंत से बोला जाता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप लोग जम के अभी मेहनत कीजिए। अगर आप लोग थोड़ा भी मेहनत कर देंगे तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लोप चिन्ह है? तो देखिए आपको जो है एग्जाम में एक चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप लोग सभी चिन्ह को जो है याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो है निम्न में कौन लोप चिन्ह है? तो देखिए इसका तो नाम नहीं बता सकते हैं कौन कौन है, तो डायरेक्ट हम आपको पहले आंसर ही दे देते हैं। तो देखिए इनमें से जो है डी नंबर जो है आपको लोप चिन्ह है। उसके बाद सभी ऑप्शन को बता देते हैं। तो देखिए यह जो है आपको पूर्ण विराम चिन्ह है। उसके बाद देखिए यह जो है आपको लाघव चिन्ह है। उसके बाद यह चिन्ह जो है आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संध्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन में शाम, सायंकाल, गोधूली, अरुणोदय। तो देखिए इनमें से जो है संध्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अरुणोदय नहीं है, क्योंकि अरुणोदय जो है आपको सुबह का पर्यायवाची शब्द है और सुबह का पर्यायवाची शब्द जैसे सवेरा होता है, भोर होता है, प्रभात होता है और यह जो है आपको अरुणोदय होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संध्या का ये पर्यायवाची शब्द हो गया, शाम हो गया, सायंकाल हो गया और गोधूली हो गया, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन में उर्वशी, रसीम रति, मिट्टी की और नीम के पत्ते। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जो है हिंदी साहित्य के दूसरे राष्ट्रकवि है और पहले हिंदी साहित्य के राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है। और बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है हमारे प्यारे बिहार में जो है बेगूसराय जिला के जो है सिमरिया स्थान पर हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए छंद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। आपको बता दें कि छंद का अर्थ होता है खुश करना, ठीक है। और देखिए छंद का जो है दूसरा नाम क्या होता है? तो पिंगल भी होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समास कहते हैं। तो ऑप्शन में शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो है बीएड इंट्रेंस यानी छत्तीसगढ़ का जो बीएड इंट्रेंस 2011 में हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो देखिए समास को हम पहले कई बार बताए हैं कि यह संक्षेपण की प्रक्रिया है, यानी यह बहुत सारे वाक्य को छोटा कर देगा या शब्दों को बहुत सारे मेल को एक छोटा शब्द बना देगा या संक्षेप कर देगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो शब्दों के मेल को जो है समास कहते हैं। और आपको बता दें कि कुछ समास का परिभाषा याद रखिएगा। जैसे बहुब्रीहि समास का परिभाषा होता है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और कर्मधारय समास का भी याद रखिएगा। इसका होता है कि जिस समास के पहला पद जो है विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और एक द्विगु समास याद रखिएगा कि जिस समास में संख्यावाचक बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मिठाई में कौन सी संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखिए इस सेट में टोटल 15 क्वेश्चन था, क्योंकि आपके बिहार बिड इंट्रेंस में भी हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको इस हिंदी के 15 क्वेश्चन में कितना मार्क आया है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। तो देखिए हम ऑप्शन दे देते हैं कि मिठाई में कौन सी संज्ञा है। तो मिठाई में ले लीजिएगा आप जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद ले लीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसके बाद ले लीजिएगा भाववाचक संज्ञा। इसमें से यानी जितने भी पांचों संज्ञा है इसी में से है। तो आप लोग कोई एक देख के कमेंट करके सही आंसर दीजिएगा। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।